एवरीवन, दिस इज मन्नत ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। नीटा चंडीगढ़ की आपकी क्लास होने वाली है यूजीसी एक्ट के बारे में। तो यूजीसी एक्ट की आप देखोगे, पहले भी हम क्लासेज आपको करवा चुके हैं। तो यूजीसी एक्ट की ये क्लास नंबर 3 है जो आपको देखने को मिलेगी। थर्ड क्लास के अंदर आज आपको क्या कराएंगे, अभी हम अगर आप देखोगे तो पावर्स के बारे में बात कर रहे हैं, फंक्शंस के बारे में बात कर रहे हैं कमीशन के। तो ये आपका चैप्टर 3 के अंदर डिसाइड होता है। किसके अंदर डिसाइड होता है? चैप्टर 3 के अंदर डिसाइड होता है। किसके बारे में? पावर्स के बारे में एंड फंक्शंस के बारे में। तो पावर एंड फंक्शंस पढ़ाने से पहले लास्ट क्लास के अंदर हमने केवल आपको बेसिक पढ़ाया था। बेसिक क्या पढ़ाया था? जो टर्मिनोलॉजी इस के अंदर यूज होने वाली होती है, कुछ बेसिक टर्म्स के बारे में आपको बताया था। जैसे कि प्रोसिक्यूशन, क्वालिफिकेशन, रेगुलेशन, कॉलेज एफिलिएशन, इस टाइप की कुछ डेफिनेशंस थी जो आपको बताई गई थी। अब पावर्स की अगर बातें करें तो पावर्स के अंदर एक पावर और निकल के आती है जो आपको समझना जरूरी है, जिसका मतलब होता है प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन रिगार्डिंग गिविंग ऑफ एनी ग्रांट। गिविंग ऑफ कहो या सैंक्शन कहो, गिविंग ऑफ एनी ग्रांट टू अ यूनिवर्सिटी। कौन सी यूनिवर्सिटी को देने के प्रोहिबिशन करना है? जो कि नॉट डिक्लेयर्ड बाय द कमीशन। नॉट डिक्लेयर्ड बाय द कमीशन। नॉट डिक्लेयर्ड बाय द कमीशन फिट टू रिसीव, यानी कि जो अनफिट है उसको रोकना। अब देखो, एक पॉइंट अगर आप समझोगे तो आपको पूरा का पूरा टर्म समझ में आ जाएगा। इसका मतलब ये होता है कि कोई भी ग्रांट उस यूनिवर्सिटी को सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, कमीशन के द्वारा नहीं दी जाएगी जो यूनिवर्सिटी यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन के एक्ट 1972 के अमेंडमेंट के अकॉर्डिंगली, क्योंकि अमेंडमेंट हुआ था 1956 में, आपका ये एक्ट आया तो 1972 में एक ये चीज निकल के आई अमेंडमेंट के अंदर कि भाई जो भी यूनिवर्सिटी अनफिट होगी उस अनफिट यूनिवर्सिटी की ग्रांट को हम लोग रोक देंगे। कब तक रोक देंगे? जब तक वो अपने आप को सेटिस्फाई नहीं बना लेता इस मैटर पे, ताकि उनको रिसीव हो सके इस तरह की ग्रांट्स। तो क्लियर हो गया आपको? प्रोहिबिशन रिगार्डिंग गिविंग ऑफ एनी ग्रांट टू अ यूनिवर्सिटी नॉट डिक्लेयर्ड बाय अ कमीशन फिट टू रिसीव। ठीक है, तो ये बेसिक सी बात है, ये इजी है, आप समझ जाओगे, कोई ऐसी डाउट वाली बात नहीं है इसके अंदर। ठीक है, इसके अंदर पावर्स एंड फंक्शंस में ही एक वर्ड आता है, दैट इज इंस्पेक्शन। इंस्पेक्शन का क्या मतलब होता है? इंस्पेक्शन का मतलब होता है चेक करना। किसके लिए चेक करना? अब आपको किसी चीज को किसके लिए चेक कर सकते हो? एक तो फाइनेंशियल नीड्स के लिए। किसी यूनिवर्सिटी को फाइनेंशियल नीड्स है तो आप क्या कर सकते हो? एग्जामाइन कर सकते हो, चेक कर सकते हो, इंस्पेक्ट कर सकते हो। ठीक है, फिर कमीशन क्या है? कंसल्टेशन करेगा यूनिवर्सिटी के साथ, किसी डिपार्टमेंट का निरीक्षण करेगा, जो भी उन्होंने करना होगा ताकि वो ग्रांट की अप्रूवल आपको दे सकें आफ्टर इंस्पेक्शन। ठीक है, लेकिन ये भी रूल है कि जब भी इंस्पेक्शन करना होगा तो कमीशन क्या करेगा? कमीशन कम्युनिकेट करेगा टू यूनिवर्सिटी। कम्युनिकेट टू यूनिवर्सिटी। ठीक है, यूनिवर्सिटी को क्या करेगा? कम्युनिकेट करेगा जब भी ऐसा कुछ होगा इस रिगार्ड्स में, किसी भी ओपिनियन में, किसी भी रिकमेंडेशन में, किसी भी इंस्पेक्शन में। मतलब इंस्पेक्शन से पहले वो आपको इंटीमेट करेंगे। यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन का कमीशन आपको इंटीमेट करेगा अगर आप यूनिवर्सिटी हो तो। ठीक है, तो ये इंस्पेक्शन का काम भी इनके अंदर ही आता है। क्लियर हो गया आपको दोनों पॉइंट? थर्ड पॉइंट देख लेते हैं। थर्ड पॉइंट में क्या है आपका? थर्ड पॉइंट के अंदर आ जाता है, आप सपोज करो इंस्पेक्शन हुई और इंस्पेक्शन में फिट नहीं मिलता है तो उसके कंसिक्वेंसेस क्या होंगे? कंसिक्वेंसेस ऑफ फेल्यूर ऑफ यूनिवर्सिटी, failure of university to comply with recommendations of the commission, recommendations of the commission। ठीक है, इसके कंसिक्वेंसेस का मतलब होता है कि इसके परिणाम क्या क्या हो सकते हैं।
क्या क्या परिणाम हो सकते हैं इसके? सबसे पहला परिणाम तो यही होगा कि उसके ग्रांट को होल्ड कर लिया जाता है, रोक लिया जाता है। ठीक है, क्योंकि आपको एक रीजनेबल टाइम दिया, उस टाइम के अंदर अगर आपने रिकमेंडेशंस को कंप्लाई नहीं करते हो, आप उनको पूरा नहीं कर पाते हो, तो क्या होगा? कमीशन सिंपल सा इस मामले में आपकी जो फंड है उसको ग्रांट करने का प्रपोजल को विद होल्ड कर लेगा। तो सीधा अगर इसका आंसर आपने समझना है तो इसका मतलब होगा विद होल्ड। ये कट करके लिख देते हैं, विद होल्ड, विद होल्ड, विद होल्डिंग ऑफ फंड्स। ये सबसे बड़ा कंसिक्वेंसेस होता है इसके अंदर। ठीक है, क्लियर हो गया? अब इनके ऑपरेशन में एक चीज और भी आती है, जब ये फंड देते हैं तो इनको फंड कहां से मिलता है, इनको पेमेंट कहां से मिलती है? तो पेमेंट टू द कमीशन, एक आपकी हेडिंग ये आती है, पेमेंट टू द कमीशन। तो इनको कहां से मिलती है? सेंट्रल गवर्नमेंट से, सेंट्रल गवर्नमेंट से। लेकिन मिलती कब है? मिलती है आफ्टर कंसल्टेशन, आफ्टर कंसल्टेशन या ड्यू एप्रोप्रिएशन, यानी कि अप्रूवल के बाद ही, एप्रोप्रिएशन बाय द पार्लियामेंट। संसद है जो इस मामले में डिसाइड करती है, फिर इनको पेमेंट है वो रिलीज की जाती है। फिर इसके बाद क्या होगा? इसके बाद पे टू कमीशन। ठीक है, अब थोड़ी सी हंसी की एक बात यही है कि अब उनको बोला जाएगा अब आप अपना क्यूआर कोड दिखाओ, आपको पेमेंट कर देते हैं। ठीक है, हालांकि मजाक है, पेमेंट क्यूआर कोड से नहीं होती, वहां पे जो ग्रांट है वो आपकी इंटरनेट का क्वेश्चन है, कंप्यूटर में काम आएगा आपके। एक होता है NEFT, फुल फॉर्म आप लोगों ने कमेंट करनी होती है। एक होता है RTGS, ये भी कमेंट करनी है। इनमें से दोनों माध्यम में से RTGS है जो फॉलो करते हैं फंड ट्रांसफर के लिए। ठीक है, तो आपने बताना है RTGS क्या होता है और NEFT की फुल फॉर्म क्या होती है। पेमेंट टू द कमीशन की बात होगी। अब देखो जी, ये है कि पेमेंट तो कमीशन को मिल गई, लेकिन अब कमीशन क्या करेगी उस पेमेंट का? उस पूरे के पूरे पेमेंट के जो फंड का है वो ब्यौरा देगी। ठीक है, फंड पोजीशन बोल दो आप इसको, फंड पोजीशन। फंड पोजीशन कैसे देगा कमीशन? कमीशन क्या करेगा? कमीशन पूरा का पूरा जितना भी इनका एक्सपेंडिचर हुआ है, उसकी रिसीट जितने भी हैं, ठीक है, यानी कि पूरा का पूरा ब्यौरा, कमीशन पूरा का पूरा ब्यौरा देगा, खर्चा देगा इनका। एक तरह से बीच बीच में ऑडिट भी होता है, ये भी क्वेश्चन हम आपसे पूछेंगे, ऑडिट इनका कैग करता है, ये भी क्वेश्चन आता है। तो ये पूरी की पूरी जितनी भी मनी है बिलोंग करती है फंड से, वो आपके जो भी बैंक्स हैं यूनिवर्सिटीज के, उसमें डिपॉजिट की जाती है। उसके बाद फ्रॉम टाइम टू टाइम सेंट्रल गवर्नमेंट उनका क्या करती है, जो है एक तरह से ऑडिट करवाती है, और उसके हिसाब से ये सब कुछ कॉपीज ऑफ एस्टिमेट, रिसीट, एक्सपेंडिचर, ये सब दिखाया जाता है। किस लिए दिखाया जाता है ये ब्यौरा? ताकि आप नेक्स्ट ईयर के लिए बजट ले सको, नेक्स्ट ईयर के फंड रिसीविंग के लिए। ठीक है, तभी फंड मिलेगा जब आप एक्सपेंडिचर का ब्यौरा देते हो। तो ये पावर एंड फंक्शंस के अंदर आपका ये पॉइंट आ जाता है। अब ब्यौरे की बात चल रही है तो उससे पहले आपको बजट के बारे में थोड़ा सा बता देते हैं। बजट में क्या है? जो भी कमीशन है वो एक अपना बजट बनाती है, और बजट होगा वो नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर के एस्टिमेट्स के बारे में दिखाएगा, एक्सपेंडिचर के बारे में दिखाएगा, और फिर वो सेंट्रल गवर्नमेंट को जाता है। ठीक है, जितने भी एस्टिमेट्स एंड एक्सपेंडिचर हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट को चले जाते हैं, इसी को बजट बोलते हैं। ठीक है, अब बजट के बाद हमने आपको बताया तो उसको आप ऑडिट भी कह सकते हो, या एनुअल रिकॉर्ड कह सकते हो, या एनुअल रिपोर्ट कह सकते हो। ये आपके इंस्टीट्यूट की पूरी फंड पोजीशन होती है।
आपको एनुअल रिपोर्ट के बारे में बताएंगे आपको अकाउंट्स एंड ऑडिट के बारे में। तो देखो अकाउंट्स एंड ऑडिट में क्या है, अकाउंट्स एंड ऑडिट में सिंपल सी वही बात है जो थोड़ी देर पहले हमने आपको बताई थी। अकाउंट्स एंड ऑडिट कि ऑडिट है जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया चाहेगी तब पॉसिबल होगा। बुक ऑफ अकाउंट्स होता है पूरा का पूरा, जितने भी साल के खर्चे किए होते हैं उसका पूरा का पूरा जितना भी आपका ऑडिटर देखना चाहते हैं वो चेकआउट कर सकते हैं। आपके बजट की यूटिलाइजेशन देख सकते हैं, आपके काम करने के जो एक्ट के अकॉर्डिंगली आप काम कर रहे हो या नहीं कर रहे हो वो देख सकते हैं, एवरीथिंग वो चेक करेंगे। तो किसके कंसल्टेशन में होता है, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया के जो है कंसल्टेशन में ये कमीशन सारे के सारे बुक ऑफ अकाउंट्स को अपना हेल्ड करता है और उसी मैनर में वो काम करता है। तो कमीशन जैसे ही एनुअल अकाउंट क्लोज होता है एक पूरी की पूरी स्टेटमेंट बनाता है जिसको बोलते हैं हम लोग बैलेंस शीट। ठीक है, क्या बोलते हैं, बैलेंस शीट। इसमें पूरा का पूरा साल का लेखा जोखा होता है और वो पूरी की पूरी बैलेंस शीट जो स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स होता है उसको फॉरवर्ड करते हैं कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया को सेंट्रल गवर्नमेंट के हिसाब से। फिर क्या है उसको जो है डिटरमाइन करते हैं, चेक करते हैं अकाउंट्स एंड ऑडिटिंग के पर्पज से। कौन चेक करता है, कैग चेक करता है। ठीक है, तो ये जो पॉइंट है आपका ये हुआ आपका ऑडिट पॉइंट ऑफ व्यू से। पूरा का पूरा जो एनुअल अकाउंट है वो एडिट और जो ऑडिट की रिपोर्ट के साथ में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को फिर कैग वाले भेजते हैं, यानी कि ये करेगा कैग, कैग रिपोर्ट सेंड करता है, रिपोर्ट भेजता है संसद को, दैट इज पार्लियामेंट। पार्लियामेंट को जो रिपोर्ट भेजता है और एक कॉपी जो है ये कमीशन को भी भेजता है। जो भी ये रिपोर्ट भेजेंगे वो एक इसकी जो कॉपी है वो कमीशन को भी भेजी जाती है। ठीक है, तो ये तो आपको क्लियर है, एक कॉपी कमीशन को भी भेजी जाती है। चलो, तो ये पॉइंट था जिसके अंदर आप लोगों ने पढ़ा अकाउंट्स एंड ऑडिट के बारे में। देखो इसके बाद अब आपका चैप्टर 3 कंप्लीट हो चुका है। चैप्टर 4 देख लेते हैं जिसमें हम मिसलेनियस की बात करेंगे। तो मिसलेनियस में क्या क्या आ जाता है, मिसलेनियस में आ जाता है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से आपको क्या डायरेक्शंस मिली है, रिटर्न्स कैसे फाइल करना है, डिग्री कैसे जो देना है, डिग्री का राइट्स किसको देते हैं, पेनल्टीज क्या क्या होती हैं, किसको होती है रूल्स बनाने की, पेनल्टीज की क्या कंडीशन है, यूनिवर्सिटी जो शब्द है उस शब्द का कौन प्रयोग कर सकता है कौन नहीं कर सकता, ये भी चीज़ है। तो ये सारा का सारा आपका आता है चैप्टर 4 यानी कि मिसलेनियस के अंदर। तो देखो आप मिसलेनियस में क्या पढ़ना है आप लोगों ने। मिसलेनियस में बेसिक सी बात है, एक तो डायरेक्शंस बाय द गवर्नमेंट कि कोई भी ऐसा डिस्प्यूट होता है सेंट्रल गवर्नमेंट या कमीशन के बारे में, आप जितना भी पढ़ोगे पहली बात तो डायरेक्शंस को फॉलो करना है। लेकिन अगर मान लो कोई डिस्प्यूट आ जाता है सेंट्रल गवर्नमेंट के और यूजीसी के बीच में, तो जो सेंट्रल गवर्नमेंट का डिसीजन है वो फाइनल माना जाएगा, ऐसा लिखा हुआ है। ठीक है, क्या क्या किया जाएगा, सेंटर जो गवर्नमेंट का डिसीजन है वो फाइनल माना जाएगा। दूसरी बात आपकी आ जाती है राइट टू कन्फर डिग्री। अब ये किसको राइट दिया है, इससे पहले चलो अगर रिटर्न एंड इन्फॉर्मेशन का आपने सिंपल सा पढ़ना है तो बेसिक सी बात है, प्रॉपर्टी की जितनी भी एक्टिविटीज़ हैं, जो भी उनसे कमाई है कुछ भी है, उनका रिटर्न फाइल करना होता है, फर्निश करना होता है किसको, सेंट्रल गवर्नमेंट को। तो ज़्यादा से ज़्यादा अगर आपसे पूछा जाएगा तो यही पूछा जाएगा कि किसको फर्निश करना होता है। अब राइट टू कन्फर डिग्री में क्या आता है, किसको राइट दिया जाता है, तो राइट टू कन्फर और ग्रांटिंग डिग्री शैल बी एक्सरसाइज ओनली बाय अ यूनिवर्सिटी एस्टेब्लिश्ड। किसको दिया जाता है, वो कंसर्न्ड जो आपकी यूनिवर्सिटी है उसको ही राइट दिया जाता है, यानी कि वो जो यूनिवर्सिटी है वो खुद से डिसाइड करेगी, खुद ही डिग्रियां देगी, जैसे कि कन्वोकेशंस होते हैं। अब ये सब आपने देखा होगा कन्वोकेशंस क्या क्या होते हैं। कन्वोकेशंस का मतलब होता है जब भी वार्षिक डिग्री वितरण समारोह होता है तो उसमें डिग्रियां दी जाती हैं। इसका राइट कौन देता है, इसका राइट कमीशन देती है, सेंट्रल गवर्नमेंट देती है, किसको देती है, कंसर्न्ड यूनिवर्सिटीज़ को। ठीक है, देता कौन है, वैसे बेसिकली यूजीसी प्रोवाइड करता है ये आपको राइट्स। ठीक है, अब आ जाता है यूजीसी शब्द का जो यूनिवर्सिटी वर्ड है, इस वर्ड को कहाँ यूज़ नहीं करना। तो कोई भी इंस्टीट्यूशन या कोई भी कॉर्पोरेट बॉडी हो, आपने समझना है इस बात को, कोई भी कॉर्पोरेट बॉडी हो या इंस्टीट्यूशन हो तो वो यूनिवर्सिटी शब्द को प्रयोग नहीं कर सकती अपने नाम के साथ में, सीधी सी बात है ये। तो यूनिवर्सिटी शब्द को प्रयोग में कौन करेगा, जो यूनिवर्सिटी होगा, ये तो क्लियर है आपको। ठीक है, लेकिन फिर भी ये बताया गया है कि जब से ये एक्ट आया, कौन सा एक्ट आया, यूनिवर्सिटी एक्ट 1956, तो इसके 2 साल के पीरियड के बाद भी जब ये कमेंस हुआ
तो उसके 2 साल के पीरियड तक अगर कमेंसमेंट होने से इमीडिएटली पहले किसी ने यूनिवर्सिटी शब्द को अपने साथ में जोड़ा हुआ है तो वो इस रूल के दायरे में नहीं आता। क्लियर हुई आपको ये बात? वैसे तो क्या है, ये वर्ड यूज करना प्रोहिबिटेड है, लेकिन अब आपको पता है यूनिवर्सिटी का एक्ट आया 1956 के अंदर। अगर इससे पहले, इसके कमेंसमेंट से पहले कोई इस वर्ड को यूज कर लेता है अपने जो किसी कॉर्पोरेट बॉडी के साथ में या कहीं पे यूज कर लेता है, तो वो इस चीज के दायरे में नहीं आएगा, उनको हम प्रोहिबिट नहीं कर सकते। ये बात आपको समझनी है बस, ठीक है। पेनल्टीज की बात कर लेते हैं। तो पेनल्टीज की बात यही है, जब भी आप पेनल्टीज के बारे में पढ़ोगे तो ये साफ साफ लिखते हैं। देखो ये चीज़ ना यहाँ पे हमने नोट्स में क्लियर की हुई है, और ये जो नोट्स हैं आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेंगे, जो मेंबर्स के लिए बनाया गया है, किस तरह से आप इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। नेटा चंडीगढ़ की एसओ की प्रिपरेशन का है। 60% ऑफ द सिलेबस इंक्लूडिंग कंप्यूटर अवेयरनेस आपको इस बैच के अंदर करवाया जाएगा। तो बेसिकली ये बैच आपका टेलीग्राम ग्रुप का बैच है, उसके अंदर आपको मॉक्स मिल जाएंगे, पीडीएफ्स मिल जाएंगे, नोट्स मिल जाएंगे। बाकी क्लासेस जितनी भी हैं वो यूट्यूब पर ही मिलेंगी। ऐसा नहीं है मेंबर्स के लिए अलग से क्लासेस हैं, क्लासेस हमारी सेम है। कोर्स को चाहे ज्वाइन करो या ना करो, क्लासेस यही हैं। लेकिन इन क्लासेस की पीडीएफ्स और क्लासेस की पीडीएफ्स के बाद में मॉक्स, नोट्स, जो भी मटेरियल प्रोवाइड किया जाएगा वो केवल अपने प्लस मेंबर्स को टेलीग्राम चैनल पर हम प्रोवाइड करेंगे। तो उसको कैसे ज्वाइन करना है, बेसिकली एक वीडियो बनाई हुई है टेलीग्राम चैनल पर, इसकी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगी। तो एक छोटी सी 2 मिनट की इन्फॉर्मेशन थी जो आपके साथ शेयर की। आप पॉइंट पे आते हैं, और देखो बच्चों ये क्लियर है आपका कि जो ये आपका पढ़ा रहे हैं हम आपको चैप्टर 4 मिसलेनियस, ये इसका लास्ट है। अब पावर्स दी गई है रूल बनाने की, किसको दी गई है? सेंट्रल गवर्नमेंट ने पावर दी है, यूनिवर्सिटीज़ को पावर दी है। लेकिन इन पावर्स के साथ साथ में ऑफिशियल गजट में ये पावर्स दी जाती हैं, लेकिन कौन कौन सी चीज़ों में पावर्स हैं जिनका सेंट्रल गवर्नमेंट वहन करती है, जो सेंट्रल गवर्नमेंट खुद से उनको एनफोर्स कराती है। सबसे पहला आ जाता है रिटायरमेंट का। तो जो भी मेंबर की रिटायरमेंट है, और मेंबर्स के बारे में इंफॉर्मेशन आपको सेक्शन 6 के अंदर मिल जाती है। सेक्शन 6 अगर पूछे तो क्या है? सेक्शन 6 ऑफ यूजीसी एक्ट 1956 है इसका मतलब, ठीक है। तो रिटायरमेंट का प्रोसीजर क्या होगा, ये सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करती है। डिस्क्वालिफिकेशन फॉर कंटिन्यूइंग अ मेंबर, किसी मेंबर को डिस्क्वालीफाई करना है तो ये सेंट्रल गवर्नमेंट करती है। टर्म एंड कंडीशन है मेंबर्स ऑफ द कमीशन की, ये वो डिसाइड करते हैं। सर्विस ऑफ द एम्प्लॉई अपॉइंटेड बाय द कमीशन, इसकी टर्म एंड कंडीशंस है जो सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करती है। कोई भी एडिशनल फंक्शन है जो कमीशन को करना है उसको डिसाइड करती है। तो ये बेसिक जो चीज़ें हैं रिटर्न एंड इन्फॉर्मेशन के बारे में, इंस्पेक्शन ऑफ यूनिवर्सिटीज़ के बारे में, बजट एंड रिपोर्ट्स के बारे में, अकाउंट्स के बारे में, और जो भी मैटर्स प्रिस्क्राइब करते हैं वो ये सेंट्रल गवर्नमेंट का काम होता है, ठीक है। क्लियर हो गया आपको? अब रूल तो ठीक है, लेकिन रेगुलेशंस बनाने की पावर किसको है? तो रेगुलेटिंग द मीटिंग ऑफ द कमीशन एंड प्रोसीजर फॉर कंडक्टिंग बिजनेस थ्रेट, regulating the manner in which the purpose for which persons may be associated with the commission under section 9, specifying the term and condition of the service of the employee appointed by the commission, ये सब सेंट्रल गवर्नमेंट है आपका डिसाइड करता है, ठीक है। तभी तो भारत सरकार के रूल्स हैं, रेगुलेशंस हैं जो लागू रहेंगे, ठीक है। पावर वैसे यूनिवर्सिटी को खुद की है, लेकिन खुद को क्या है, फंड देखना है यूनिवर्सिटीज को, किसका रोकना है किसको नहीं रोकना है, ये कमीशन पे डिपेंड करता है। आपने इंस्पेक्शन करनी है किसी यूनिवर्सिटीज की, ये कमीशन पे डिपेंड करता है। लेकिन आपका प्रोसीजर क्या है, उसका जो रूल है वो सेंट्रल गवर्नमेंट ही बना के देगी आपको, ठीक है। क्वालिफिकेशंस के बारे में, टीचिंग स्टाफ की क्वालिफिकेशन क्या रहेगी आपके, ये सब गवर्नमेंट डिसाइड करती है ना। मिनिमम स्टैंडर्ड्स ऑफ इंस्ट्रक्शंस क्या है किसी डिग्री को देने के लिए, मेंटेनेंस ऑफ स्टैंडर्ड्स क्या है, वो सब आपको क्लियर कर देता है, ठीक है। अगर मान लो कोई किसी केस में इंक्वायरी करानी पड़ जाती है, इंक्वायरी, तो उसका प्रोसीजर सेक्शन 12A के तहत आपको बताया जाता है, स्पेसिफाई किया जाता है कि किस मैनर में उस इंक्वायरी को कंडक्ट कराना है। एवरी रूल एंड एवरी रेगुलेशन मेड अंडर दिस एक्ट बी लेड एज सून एज मे बी आफ्टर इट इज मेड। अब देखो ये सारे काम मान लो यूनिवर्सिटी ने कर लिए, उसके बाद क्या होगा, या जो गवर्नमेंट ने बनाए, तो गवर्नमेंट क्या करेगी, अब दोनों हाउसेस के सामने, बिफोर ईच हाउस ऑफ द पार्लियामेंट, लोकसभा और राज्यसभा दोनों के सामने इसको प्रस्तुत किया जाएगा। टोटल पीरियड होगा इसका 30 दिन, ठीक है। तो ये काम सेशन के टाइम पे भी होता है, 2 सेशन में भी हो सकता है, 3 में भी हो सकता है, बिफोर द एक्सपायरी ऑफ द सेशन भी हो सकता है।
तो दोनों हाउसेज में इसको दिखाना होता है, फिर कोई मॉडिफिकेशन होती है रूल एंड रेगुलेशन में तो वो मॉडिफिकेशन करानी मैंडेटरी होती है। तो ये बेसिक क्या था आपका, ये है जो सेंट्रल गवर्नमेंट आपका रूल्स एंड रेगुलेशन बनाने में हेल्प करती है यूजीसी, जिसकी वजह से मिनिमम स्टैंडर्ड ऑफ इंस्ट्रक्शंस बनाते हैं कि डिग्री कैसे प्रदान करनी है, क्या कंडीशंस होनी चाहिए, ये सब कुछ। ठीक है, इसके बाद अगर आप देखोगे तो आपको मिल जाएगा बेसिकली डेलीगेशन ऑफ पावर्स। अब डेलीगेशन ऑफ पावर्स में क्या है, डेलीगेशन ऑफ पावर्स में यही है कि गवर्नमेंट आपको पावर्स दे देगी आपके कमीशन के चेयरमैन को, आपके कमीशन के वाइस चेयरमैन को, आपके कमीशन के मेंबर्स को, कि किस तरह से किसको क्या पावर दी गई है। पावर्स तो आप समझते हो, अगर यूनिवर्सिटी को मान लो किसी यूनिवर्सिटी को यूजीसी ने पैसे देने हैं तो उसके फाइनल जो अप्रूवल है वो तो आपके मान लो अगर चेयरमैन के साइन होने से होती है, तो ये पावर है जो आपको मिनिस्ट्री ने या सेंट्रल गवर्नमेंट ने उस कंसर्न यूजीसी को दी हुई है कि आप आगे इस चीज़ को डिस्पर्स कर सको। क्लियर हो गया? चलो, पार्लियामेंट के बारे में हमने आपको बता ही दिया। अब एक वैलिडेशन की बात आ जाती है। वैलिडेशन लास्ट पॉइंट है इस एक्ट का। इस वैलिडेशन में क्या होगा, वैलिडेशन का सिंपल सा मतलब है कि कोई भी रूल ऐसा है जो सेक्शन 25 के इस एक्ट के तहत अगर उसको इनवैलिड कर दिया जाता है, वो वैलिडेशन इनवैलिडेशन की बात है, तो वो इनवैलिड रहेगा। किस ग्राउंड पे इनवैलिड रहेगा, जिस ग्राउंड पे उसको इनवैलिड किया गया है। और वैलिड अगर उसको किया जाता है तो वो वैलिड रहेगा, वो भी सेक्शन 25 के अंदर इस प्रिंसिपल एक्ट में आपको बताया जाता है। तो बेसिकली वैलिडेशन यही होती है। ठीक है, वैलिडेशन इसका मतलब आपको भी पता है, वैलिडेशन का मतलब है कब वो वैध है। वो वैध तब तक है जब तक कोई अमेंड नहीं हुआ। अगर अमेंडमेंट कुछ भी हो जाता है तो उसकी वैलिडिटी चेंज हो जाती है, वो रूल्स है वो चेंज हो जाता है। तो टाइम टू टाइम जब भी होता है रूल्स वॉज मेड और एक्शन और थिंग्स वॉज टेकन और डन, ये इस रूल्स के अंदर वैलिडेशन के अंदर आता है। तो बेसिकली 4 पार्ट के अंदर आपका था ये, 1 से लेके 4 पार्ट तक। आपने देखा होगा हमारी 3rd क्लास है ये यूजीसी की, और ये यूजीसी का एक्ट 1956 हम आपको कंप्लीट करा सकें। इसमें कोई भी आपका डाउट है तो आप डेफिनेटली हमें पूछ सकते हैं। बाकी आगे कंटिन्यू करेंगे, कुछ एकेडमिक्स का पढ़ाएंगे आपको। फिर जो प्रिपरेशन है वो आप टेंशन मत लेना, एग्जाम से पहले आपका सिलेबस हम लोग कंप्लीट करवाएंगे। बस कंडीशन यही है कि आपने एम्स सीआरई 2025 की प्लेलिस्ट को थोरोली रिवाइज करना है, बार बार उसी को रिवाइज करना है, क्योंकि उसमें जो भी हमने डाटा बताए हुए हैं वो लेटेस्ट हैं, अप टू डेट है। हो सकता है अलग से उस टॉपिक की हम क्लास ना ले पाएँ, तो इसीलिए आपको बोला गया है डे 1 से आप वो क्लासेस फॉलो करो। तो आप हमें एज अ मेंबर ज्वाइन कर सकते हैं, अपनी प्रिपरेशन को आगे ले जा सकते हैं। तो मिलेंगे नई क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू एंड सी यू सून।